साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका समसामयिक घटनाएं, जो कि आपका यूनिट 8 का टॉपिक है। इसे हम करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं। देखिए ये टॉपिक आपके लिए क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो अभी कुछ एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि हम एनटीपीसी की बात करते हैं या इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और करंट अफेयर्स में भी कैसे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, तो जो कथन वाले प्रश्न होते हैं, पहला दूसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है, उपरोक्त सभी सही है, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि आपके एमपीपीएससी में भी जैसा कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको एक एक प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, ए टू जेड जानकारी। जितनी ज़्यादा आप जानकारी ले सकें उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो यही हमारा प्रयास रहता है। हम आपको 10 प्रश्न कराते हैं, लेकिन वो 10 प्रश्न नहीं होते हैं, कम से कम आपके 40 से 45 प्रश्न क्लियर होते हैं उसमें, क्योंकि एक ही प्रश्न में हम बहुत सारी जानकारी आपको देते हैं, जिससे कि आप बड़ी आसानी से जो कथन वाले प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 41 की ओर। इससे पहले हम करंट अफेयर की 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हर प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। यूनिट 8 के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, देखिए। प्रश्न नंबर 41 है, अभी हाल ही में किस राज्य में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो बताइए कि किस राज्य में अभी पॉलिनेटर पार्क खोला गया है। अब हम आपको पॉलिनेटर पार्क के बारे में पूरी जानकारी देंगे, फिर आपको उत्तराखंड के बारे में बताएंगे कि उत्तराखंड न्यूज में क्यों बना हुआ है, और आपको ये भी बताएंगे कि कथन वाले प्रश्न कैसे बनेंगे आपकी परीक्षा में। पहले इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि उत्तराखंड में अभी हाल ही में पॉलिनेटर पार्क खोला गया है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, तो देखिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है। अब पॉलिनेटर पार्क क्या होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे फूल वगैरह लगे रहते हैं, और यहाँ पर जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो तितलियाँ होती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की तितलियाँ और मधुमक्खियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो लगभग 40 प्रकार की मधुमक्खियाँ और तितलियों की प्रजाति देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, कहाँ पर है? नैनीताल के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो अभी जो आपका उत्तराखंड है वो चर्चा में क्यों बना हुआ है, तो चंबा सुरंग जो है वो उत्तराखंड में खोली गई है। लाइकेन पार्क जो है वो भी आपका उत्तराखंड में, जिसे कवक पार्क भी कहते हैं। ठीक है, हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजना उत्तराखंड की है। और जो उत्तराखंड ने अभी अपनी राजधानी परिवर्तित करके ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया है, तो इस वजह से उत्तराखंड चर्चा में बना हुआ है। चार धाम परियोजना जो है वो भी आपका उत्तराखंड से ही रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आर पार दिखने वाला सस्पेंशन ब्रिज वो भी आपका उत्तराखंड में ही है, और फूलों की घाटी भी आपका उत्तराखंड में ही पाई जाती है। तो इस तरह से कुछ प्रश्न आपके सामने बन करके आएगा, इनमें से ही प्रश्न क्रिएट कर देंगे कि चंबा सुरंग उत्तराखंड में है, लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है, उसके बाद बता देंगे कि आपका जो ये पॉलिनेटर पार्क है वो हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है। उसके बाद आपसे पूछ लेंगे इनमें से कौन सा सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या फिर उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, इसलिए हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी दे रहे हैं एक एक प्रश्न के बारे में। ठीक है, और आज हमने मध्य प्रदेश की करंट अफेयर को भी शामिल किया है, क्योंकि हम एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो ये उम्मीद की जाती है एमपीपीएससी के हर एक एस्पिरेंट से कि उसको मध्य प्रदेश की करंट के बारे में भी जानकारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपके लिए। भारत सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत मध्य प्रदेश के राशन कार्ड धारक कितने राज्यों से सुलभ रूप से राशन ले सकते हैं? ठीक है, 2020 में ये योजना चालू की गई थी। क्यों चालू की गई थी? जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन की स्थिति बन गई थी, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना चालू की गई थी। ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 20, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 17। पूरे प्रश्न के बारे में आपको अपनी भाषा में जानकारी देंगे, ये एक टेक्निकल लैंग्वेज आपको लग रही होगी, तो प्रश्न हम आपको समझा देते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। देखिए एक ही राशन कार्ड होगा जो आपका हर जगह चलेगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के लोग उस राशन कार्ड का प्रयोग कितने राज्यों में कर सकते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 21 राज्यों में मध्य प्रदेश के लोग अपना राशन कार्ड यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। देखिए तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ONORC का फुल फॉर्म क्या होगा? वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, 9 जून 2020 को मध्य प्रदेश में शुरू की गई। इसमें आने वाले परिवार के लोग भारत में 21 राज्यों में कहीं भी बायोमेट्रिक टेस्ट के आधार पर उचित मूल्य पर राशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2021 तक यह योजना 9 राज्यों में लागू हो चुकी थी। ठीक है, तो इसमें करना क्या होगा, आप अपना राशन कार्ड लीजिए। ठीक है, और जहाँ पर आपको राशन मिलता है, चाहे आप अगर यूपी के हैं और एमपी में, मतलब एमपी के हैं और यूपी में राशन लेने जा रहे हैं, तब भी आपका राशन कार्ड काम करेगा।
राशन कार्ड लेकर के जाइए, अपना अंगूठा लगाइए, बायोमेट्रिक टेस्ट हो जाएगा आपका, और जो राशन वहाँ की उचित मूल्य पर आपको भी प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, ये है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। देखिए, अभी हाल ही में किसे ग्लोबल सॉकर पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी है नेमार द जूनियर, ऑप्शन सी है लियोनेल मेसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है, किसे ग्लोबल सॉकर पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी दिया गया है। सही आंसर है ए, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यहाँ पर प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बाकी के जो ऑप्शन है वो कहाँ के हैं वो भी हम आपको बताएं, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेमार द जूनियर किस देश से संबंध है, किस खेल से संबंध है। तो पूरी जानकारी आइए आपको देते हैं। देखिए, ये देखिए, तो पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कहाँ के हैं, पुर्तगाल के, ग्लोबल सॉकर पुरस्कार अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का पुरस्कार इनको दिया गया है। पुर्तगाल के निवासी हैं। लियोनेल मेसी की बात कर लेते हैं तो ये अर्जेंटीना के निवासी हैं और इनको 2019 का बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया। तो याद रखना है 2019 का बैलन डी ओर पुरस्कार किसे दिया गया है, लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं। उसके बाद बात करते हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है इसी पुरस्कार सम्मान समारोह में, सॉकर वाले में। ठीक है, और जो नेमार जूनियर हैं ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा कि कौन से खिलाड़ी कहां से और किस खेल से संबंध रखते हैं, कौन सा पुरस्कार उनको दिया गया है। ठीक है, तो यही देखिए, एक ही प्रश्न में आपके कम से कम 6 से 7 प्रश्न यहां पर भी क्लियर हो गए हैं। ठीक है, वन लाइनर फैक्ट आप आसानी से यहां से क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कल हमने कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे थे और उस प्रश्न का सही आंसर कुछ लोगों ने दिया है उन कमेंट बॉक्स में, तो हमने उनका नाम जो है वीडियो के लास्ट में लिया है, आपको बताएंगे किस किस ने सही आंसर दिया था और हमने कल क्या प्रश्न पूछा था। आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछने वाले हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए देखते हैं, आप कितना पढ़ रहे हैं उसकी जानकारी वहां से पता चल जाएगी। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक का निधन हो गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है डकवर्थ लुईस, ऑप्शन बी है शेषाद्री, ऑप्शन सी है लैरी टेस्लर, या फिर ऑप्शन डी है विजय भटकर। आइए देखते हैं, फिर आपको इनके बारे में बताएंगे कि ये जो बाकी के ऑप्शन बच रहे हैं वो किससे संबंध रखते हैं। देखिए, सही आंसर सी, यानी कि लैरी टेस्लर का भी हाल ही में निधन हो गया है और ये एक प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। सर, इनका संबंध किस क्षेत्र से था, आइए आपको वो भी बताते हैं। देखिए, तो कट कॉपी पेस्ट के जन्मदाता लैरी टेस्लर का अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इन्होंने क्या किया था, कट कॉपी और पेस्ट की खोज की थी, जो आप यूज करते हैं ना कट कॉपी पेस्ट, उसकी खोज इन्होंने ही की थी, लैरी टेस्लर ने। उनका निधन हो गया है। चलिए शेषाद्री की बात कर लेते हैं। तो शेषाद्री क्या थे, एक गणितज्ञ थे। शेषफल कहाँ बचता है, गणित में बचता है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। शेषाद्री कौन थे, एक गणितज्ञ थे। बाकी डकवर्थ लुईस की बात करते हैं तो डकवर्थ लुईस का संबंध क्रिकेट से है। आपने देखा भी होगा कि जब वर्षा के कारण मैच रुक जाता है क्रिकेट का, तो डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर यहाँ पर फैसला दिया जाता है। तो डकवर्थ लुईस का संबंध किससे है, क्रिकेट से संबंध रखते हैं। चलिए विजय भटकर की बात करते हैं। तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता किसे कहा जाता है, विजय भटकर को कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर सारी चीजें समझ में आ रही हैं, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा लास्ट में। चलिए देखते हैं, प्रश्न नंबर 45 की ओर चलते हैं। देखिए, किस अभ्यारण्य को 2 मार्च 2020 को पारिस्थितिकी रूप से पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? अब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके 3 मेन रीजन हैं। पहली बात तो ये करंट अफेयर का हो गया, दूसरी बात ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, और तीसरी बात ये एनवायरमेंट का भी प्रश्न बन सकता है। इसलिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिएगा। ऑप्शन ए है रातापानी, ऑप्शन बी है चंबल अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है राला मंडल अभ्यारण्य, या फिर ऑप्शन डी है सरदारपुर अभ्यारण्य। तो किस अभ्यारण्य को यहाँ पर 2 मार्च 2020 को पारिस्थितिकी रूप से पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है बी, यानी कि चंबल अभ्यारण्य को यहाँ पर घोषित किया गया है अति संवेदनशील क्षेत्र। देखिए, पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, इसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा नाम भी याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1978-79 में की गई थी। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। अब इसमें पाए क्या क्या जाते हैं, तो देखिए कौन कौन से यहाँ पर जीव पाए जाते हैं राष्ट्रीय जो है चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य में। देखिए, यहाँ यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल, लाल क्राउन रूफ कछुए और लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है, संरक्षण का क्षेत्र रहा है। किस किस के लिए, जो लुप्त प्राय घड़ियाल हैं, जो मतलब खत्म हो रहे हैं घड़ियाल, और जो लाल क्राउन रूफ कछुए होते हैं, एक प्रकार का कछुआ होता है जिसका लाल क्राउन, क्राउन का अर्थ होता है ताज, ताज मतलब सर पे ऐसा रखा रहता है, ऐसा लगता है कि इन्होंने ताज पहन लिया है सर पे, तो लाल क्राउन रूफ कछुए होते हैं। और जो लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन है, जो भारत का राजकीय पशु वो मछली है, वो भी आपकी लुप्त प्राय हो रही है, तो उसका भी यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुरैना में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बाकी ये चीज़ हम आपको रिटर्न फॉर्म में इसीलिए दे रहे हैं कि आप टेलीग्राम से जब इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। नहीं तो अगर हम चाहते तो 50 प्रश्न कराते और टिक मार मार के आगे बढ़ते चले जाते, इसका ये है, इसका ये है, कोई आपको डिटेल में जानकारी देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपका मेंस का बेस भी क्लियर कर रहे हैं। यहाँ से 3 नंबर के जो अति लघु प्रश्न होते हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं मेंस वाले, ठीक है। तो 3 एग्जाम की हम यहाँ पर आपकी तैयारी करा रहे हैं। पहला 2020 का जो प्री एग्जाम आने वाला है उसकी तैयारी। उसके बाद बात करते हैं तो 2021 जो अगस्त में एग्जाम एमपीपीएससी का होने वाला है प्री, उसकी तैयारी भी इसी साथ में चल रही है। साथ ही साथ में जब आप 2020 का मेंस लिखेंगे तो जो 3 नंबर के प्रश्न आपको लिखने होंगे वो भी आपके साथ ही साथ में क्लियर होते चल रहे हैं, ठीक है। चाहे वो यूनिट 9 की बात करें, यूनिट 10 की बात करें, यूनिट 7 और यूनिट 8, ये चारों यूनिट जो है वो हमारे टारगेट पर हैं। बाकी जब ये आपका एग्जाम हो जाएगा प्री वाला तो 2021 की हम एक नई शुरुआत करेंगे और बेहतरीन ढंग से आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इतिहास, सारी चीज़ें हम आपको ऐसे ही एमसीक्यू फॉर्म में आपको मतलब एकदम क्लियर कराते हुए चलेंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो परेशान मत होइए, अभी जितना हम आपको बता रहे हैं बस पढ़ते चलिए। जैसे कि ये आपकी वीडियो अभी आ गई है करंट अफेयर की, थोड़ी देर बाद यानी कि 12 बजे हम आपके लिए यूनिट 9 लेकर के आ रहे हैं, इंटरनेट वाले प्रश्न। उसके बाद शाम को 4 बजे हम आपको विज्ञान वाले प्रश्न, यूनिट 7 के प्रश्न आपके लिए लेकर के आएंगे, विज्ञान एवं पारिस्थितिकी, पर्यावरण वगैरह का, ठीक है। तो डेली 3 वीडियो देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए और एकदम चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी, इसीलिए हम पूरा डिटेल में आपको समझा रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन ए है सर्बिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है बांग्लादेश या फिर ऑप्शन डी है जापान। तो सारी चीज़ें बताएंगे आपको, ये भी बताएंगे कि पहले स्थान पर कौन रहा है, भारत का स्थान इसमें कौन सा रहा है, ठीक है। देखिए सही आंसर है बी, यानी कि भारत में यहाँ पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं पहले स्थान पर कौन रहा है। तो देखिए यहीं से आपका प्रश्न कथन वाला बनेगा। देखिएगा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन भारत में किया गया। पहले स्थान पर जापान रहा एवं भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ जो दी गए हैं देश, उनकी राजधानी की बात कर लेते हैं। तो सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। जापान की राजधानी टोक्यो है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ठीक है। हमने कई बार बताया आपको, ढाका टका, ढाका टका ऐसे हम याद कर सकते हैं। ढाका राजधानी, टका मुद्रा है, ठीक है। कई बार हमने आपको बताया भी है, प्रीवियस वीडियो में कई बार भी हमने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। तो कथन वाले प्रश्न यहाँ से बनेंगे कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया गया, इनमें से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए रहेगा जापान को पहला स्थान मिला, ऑप्शन बी रहेगा कि भारत को तीसरा स्थान मिला, फिर उसके बाद ऑप्शन सी बना देंगे कि सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, या फिर ऐसे करके प्रश्न आपके सामने बना सकते हैं। इसलिए आपको डिटेल में हर एक प्रश्न के बारे में जानकारी रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 47 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 47 है, एमपी का प्रश्न है, मां नर्मदा गौ कुंभ संत समागम 2020 का आयोजन किस जिले में किया गया है? ऑप्शन ए है जबलपुर, ऑप्शन बी है अनूपपुर, ऑप्शन सी उमरिया या फिर ऑप्शन नंबर डी है बालाघाट। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जबलपुर में मां नर्मदा गौ कुंभ संत समागम 2020 का आयोजन किया गया है। देखिए तो जबलपुर के बारे में कुछ बातें आपको बता देते हैं। तो जबलपुर को संगमरमर नगरी कहा जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। एवं मध्य प्रदेश की संस्कार धानी भी जबलपुर को ही कहा जाता है। यहाँ पर मार्बल रॉक चट्टानें पाई जाती हैं, फेमस है अपने जो है संगमरमर के लिए, ठीक है। इसलिए इसे संगमरमर जो है नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहीं पर मां नर्मदा गौ कुंभ संत समागम 2020 का आयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 48। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में जेरोन महोत्सव का आयोजन किया गया? और ये महोत्सव मुझे जहाँ तक लग रहा है आपके एग्जाम में छपेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फेमस रहा है जेरोन महोत्सव, और थोड़ा नया सा भी है और नई चीज़ें करंट अफेयर की, तो एमपीपीएससी की तुरंत निगाह पड़ेगी इस पर भाई, ठीक है। ऑप्शन ए है निवाड़ी, ऑप्शन बी है अशोकनगर, और इसके प्रश्न पेपर में आने के एक और कारण है, वो भी हम आपको बताते हैं क्यों, ठीक है। निवाड़ी, अशोकनगर, ऑप्शन सी है मुरैना, ऑप्शन डी है ग्वालियर। तो कहाँ पर हुआ है जेरोन महोत्सव? आइए देखते हैं। सही आंसर है ये निवाड़ी में यहाँ पर जेरोन महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब देखिए महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों आ सकता है। तो देखिए जेरोन महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में किया गया। निवाड़ी जिले का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश के 52वें जिले के रूप में निवाड़ी का गठन हुआ। यह इससे पहले टीकमगढ़ का हिस्सा हुआ करता था, आपको पता ही है। तो निवाड़ीगढ़, निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा, इन तीनों को मिलाकर के नए जिले का निर्माण किया गया है। अब देखिए जेरोन महोत्सव क्यों पूछा जा सकता है, वो जो हम आपको बता रहे थे। देखिए ये नए जिले जो मतलब नवीनतम जिला है जो निवाड़ी, वहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कई सारे लोग, मतलब बहुत से देशों के लोग भी यहाँ पर इस महोत्सव को देखने आए थे और कई राज्यों से लोग देखने आए थे, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो गया था जेरोन महोत्सव, ठीक है। और ये एक नृत्य समागम महोत्सव था। यहाँ पर राई नृत्य का यहाँ पर आयोजन किया गया था, राई नृत्य को प्रस्तुत किया गया था, और राई नृत्य के बाद में ही इसका जो 6 दिसंबर 2020 को समापन कर दिया गया था। सुंदरकांड पाठ के बाद में इसका समापन कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर।
तो देखिए, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है, और ये स्टेडियम वाले प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जो भी नए नाम परिवर्तन किए गए। वैसे इसकी एक वीडियो हम बना चुके हैं काफ़ी समय पहले, लगभग हम 1-2 महीने पहले हमने जो है चीज़ें बदली गई, जिनके नाम बदले गए हैं, वो वीडियो हमने एक बार बनाई है। आप जाकर एक बार चैनल में देखिएगा, बहुत अच्छी डिस्क्राइब के साथ हमने बताया कौन कौन सी चीज़ें, किसका जो है नाम चेंज किया गया है, कर्णावती वगैरह किसका नाम किया गया है, सारी चीज़ें हमने उसमें कराई हुई हैं, ठीक है। एक बार पीछे जाकर वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के एमपी वाले में जहाँ तक हो सकता है आपको मिल जाएगा। देखिए, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, ऑप्शन सी है अरुण जेटली स्टेडियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सुषमा स्वराज स्टेडियम। देखिए आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका सी, यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है इसका नाम। तो बाकी स्टेडियम जो नाम परिवर्तित किए गए हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं सरदार पटेल स्टेडियम की बात करते हैं, जो कि आपका अहमदाबाद में है। इसका नाम अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही बदला गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम रख दिया गया है। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम का नाम बदल करके श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम नाम रख दिया गया है। याद रखिएगा, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, जो भी हाल ही में नाम बदले गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर चलते हैं। एमपी के लिए आप परेशान मत होइए, अगर आप जाकर के देखेंगे, कुछ लोग हमें कमेंट करके बोल रहे थे सर एमपी की भी वीडियो बना दीजिए। तो देखिए, एमपी के लिए आपको परेशान नहीं होना, चैनल के अंदर जाइए, वहाँ पर आपको एक एमपी जी के स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर हमने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, मतलब एमसीक्यूज में नहीं हालांकि, लेकिन पूरी डिटेल में हमने उसमें बताई हैं सारी चीज़ें। ये आपकी नदी हो गई, और जो आपके प्रमुख मंदिर हो गए, इन सारी चीज़ें जो हमने आपको बिल्कुल चित्र के साथ में, मतलब विद चित्र आपको वहाँ पर बताई हैं। आपको मंदिर दिखाई देगा कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, कैसा दिखता है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। एमपी जी के वाले वीडियो में जाकर के, मतलब प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर चेक कीजिएगा एक बार, अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है आपको। देखिए, दस्तलिक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी है जापान। और इसी प्रश्न के बाद हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। तो कल की वीडियो में आपका नाम भी आएगा, जैसा कि आज कुछ लोगों का नाम यहाँ पर आया है, और कल हमने क्या प्रश्न पूछा था वो भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सही आंसर है बी, यानी कि उज्बेकिस्तान में दस्तलिक युद्ध अभ्यास हुआ है। उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य में ये युद्ध अभ्यास हुआ है। आइए देखते हैं। तो देखिए, दस्तलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, और मुद्रा जो है वो सोम है, ठीक है। तो आपका प्रश्न आज का यही है कि ताशकंद यहाँ पर नाम आ गया है, तो ताशकंद से कुछ आपको याद आ रहा है? ताशकंद में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी, आपको यही बताना है। और उनकी मृत्यु की, दो लोगों की मृत्यु के बारे में बहुत संशय है। एक तो है आपके सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी, और एक और कोई है, अभी तक पता नहीं चल पाया कि उनकी मृत्यु किस वजह से हुई थी इन दोनों लोगों की। तो दूसरा कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि किसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, किन वनों को? तो बिल्कुल सही आंसर है अमेजन के वर्षा वनों को, जो कि अमेरिका में है, अफ्रीका के वर्षा वन है, उनको जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। सही आंसर किसने दिया था? तो मोनिका शर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, कुलदीप बघेल जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, और यूवी सिंह ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, अमेजन के वर्षा वन, ठीक है। तो आज हमने जो आपसे प्रश्न पूछा है, आप भी आंसर जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा हमें भी, और आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी 12 बजे आपके लिए वीडियो यूनिट 9 की आने वाली है, और शाम को 4 बजे साइंस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की वीडियो भी शाम को आने वाली है 4 बजे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। नमस्कार।